यूनिवर्स के शुरू से लेकर आज तक टाइम को हमने एक बहुत ही रेगुलर और अनचेंजिंग कंसीडर किया है। टाइम हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच के मेजरिंग पीरियड्स में ही काम करता है। पर टाइम को समझने के लिए ये एक बहुत ही अधूरा आंसर है। टाइम यानी समय हमारे चारों तरफ है। इसी के बलबूते पर हम धरती पर लाइफ रिकॉर्ड कर पाते हैं। समय नहीं तो कुछ नहीं। सिविलाइजेशंस बनी और विनाश हो गई, तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। इन सारे चीज़ों को ट्रैक करने का और प्रेजेंट के साथ रिलेट करने का हमारा तरीका अभी भी बदला नहीं है। पर टाइम उतना सिंपल या रुका हुआ नहीं है जितना हमें लगता है। सेवनटीन सेंचुरी में फिजिस्ट आइजैक न्यूटन ने टाइम को एक ऐसे एरो की तरह इमेजिन किया जो हमेशा सीधा ही चलता रहता है। उनके हिसाब से हर सेकंड, चाहे वो धरती पे हो या मार्स या जुपिटर या फिर डीप स्पेस, वो हर जगह सेम है। उनका मानना था कि एब्सोल्यूट मोशन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का कोई कांस्टेंट स्पीड है ही नहीं। इवन लाइट का भी कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये अज्यूम किया कि अगर लाइट का स्पीड वेरी हो सकता है तो फिर टाइम कांस्टेंट रहेगा। टाइम हमेशा एक सेकंड से दूसरे सेकंड की ओर बढ़ता रहेगा। 2 सेकंड्स के बीच का टाइम ड्यूरेशन हमेशा सेम रहेगा। अब ये एक ऐसा चीज़ है जो सुनने में तो ठीक लग रहा है, क्योंकि एक दिन में 24 ही आवर्स होते हैं, कभी 23 या 25 नहीं। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट का स्पीड कभी चेंज नहीं होता। वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1,86,282 माइल्स पर सेकंड के स्पीड से चलता रहता है। उन्होंने इसे और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि टाइम एक नदी की तरह जो ऊपर और नीचे जाती रहती है, ग्रेविटी और स्पेस टाइम के इफेक्ट से। टाइम शायद फास्ट या स्लो हो सकता है जब भी वो कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज के अराउंड हो जिनके मासेस और वेलोसिटीज अलग हो। इसलिए धरती का एक सेकंड ब्रह्मांड में कहीं भी सेम नहीं हो सकता। ये थ्योरी 2 कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। पहला, जितनी दूर तक एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रेट लाइन मोशन मेंटेन करेगा, मतलब जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लॉज ऑफ फिजिक्स सभी के लिए सेम है। अब इसे और गहराई से समझने के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और ये इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं। वहाँ जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आप देखते हैं कि पास से ही और एक ट्रेन जा रही है। फॉर अ मोमेंट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं आपकी ट्रेन चल रही है या नहीं। आइंस्टाइन ने इसी चीज़ को सोचा कि अगर मोशन परफेक्टली यूनिफॉर्म है तो ये बताना मुश्किल है, इसलिए इसे ही फिजिक्स का सेंट्रल प्रिंसिपल माना गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट हमेशा 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड के स्पीड से ही चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कितना फास्ट वो ऑब्जर्वर है जो इस चीज़ को देख रहा है, या फिर वो ऑब्जेक्ट जहाँ से ये लाइट आ रही है। लाइट के स्पीड का मेजरमेंट हमेशा सेम रिजल्ट्स देगा। इन दो पोस्टुलेट्स को दिमाग में रखते हुए आइंस्टाइन ने हमें ये दिखाया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसे साइंटिस्ट ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जैसे आपने कुछ देर पहले इमेजिन किया और उसका एक रिजल्ट मिला, इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से आइंस्टाइन ने हमें ये दिखाया कि स्पेशल रिलेटिविटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अक्सर काउंटर इंट्यूटिव होते हैं, यानी हमारे लॉजिक के अपोजिट होते हैं। सपोज आपका एक दोस्त एक स्पेसशिप में बैठकर डीप स्पेस में ट्रैवल करने चला जाता है और उसे आप समहाउ धरती से बैठकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही वो स्पेसशिप लाइट के स्पीड के पास पहुंचता है, आप ये देखते हो कि उस स्पेसशिप का टाइम धरती के टाइम के अनुसार स्लो हो चुका है। लेकिन आपके दोस्त को ये स्लोइंग ऑफ टाइम फील नहीं होता, क्योंकि उसके क्लॉक के टाइम के स्लो होते हुए उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एजिंग और इवन हार्ट बीट्स भी स्लो हो चुके हैं। उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये सब कुछ नॉर्मल है और इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम डायलेशन को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक गामा फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। आगे जब आप और ध्यान से नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि आपके दोस्त का स्पेसशिप का साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, और इस इफेक्ट को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। साथ ही जैसे ही वो स्पेसशिप धीरे धीरे लाइट के स्पीड के पास पहुंच रहा है, उस स्पेसशिप का मास भी इंक्रीज होते जा रहा है। वो जितनी तेजी से जाते रहेगा उतना ही भारी उसका स्पेसशिप होता रहेगा, यानी मास बढ़ता रहेगा, जो स्पेसशिप के स्पीड को स्लो करने की कोशिश करेगा। आइंस्टाइन ने इसी चीज से ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी चीज जिसके पास मास है वो लाइट के स्पीड तक पहुंच भी नहीं सकता। जनरल रिलेटिविटी, इसे एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बस एक ग्रेविटी से जुड़ी हुई थ्योरी है। ग्रेविटी को हम इनविजिबल फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं,
लेकिन इस थ्योरी का ये कहना है कि हम ग्रेविटी को एक कर्विंग ऑफ स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा ही उसके अराउंड स्पेस टाइम कर्व होगा। अब इस स्पेस टाइम कर्वेचर हमारे मेजरमेंट ऑफ टाइम को कैसे इफेक्ट करती है? हम ये सोचते हैं कि टाइम एक स्टेडी रेट पे चल रहा है, पर ग्रेविटी अगर स्पेस को स्ट्रेच कर सकती है तो वो टाइम को भी डायलेट कर सकती है। अगर आपका कोई दोस्त माउंटेन के टॉप पे खड़ा है तो उसका टाइम आपसे फास्ट होगा। अगर आपका कोई दोस्त वैली में खड़ा है तो उसका टाइम आपसे स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि शायद स्पेस और टाइम दो अलग चीज़ है और यूनिवर्स इन कॉस्मिक बॉडी से बना है जो पहले के 3 डायमेंशंस में अरेंज्ड है। आइंस्टाइन ने बाद में टाइम को एज अ 4th डायमेंशन की तरह रेफर किया, जिसका मतलब स्पेस और टाइम लिंक्ड है। उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कहना है कि स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उनके आसपास के कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज के मास और मोमेंटम पर। इस चीज़ को सालों बाद नासा के ग्रेविटी प्रोब बी के द्वारा प्रूव किया गया। इसमें 4 गायरोस्कोप्स को डिस्टिंक्ट स्टार की तरफ पॉइंट किया गया और अगर ग्रेविटी का स्पेस और टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो वो एक जगह पर लॉक रहते। पर साइंटिस्ट ने फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट को नोटिस किया। ये मोस्टली अर्थ के ग्रेविटी के कारण हुआ होगा। अब इससे ये पता चलता है कि स्पेस के फैब्रिक को ऑल्टर किया जा सकता है और अगर स्पेस और टाइम लिंक्ड हैं तो टाइम को स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट ग्रेविटी से किया जा सकता है। हम ना अपने फ्यूचर को अवॉइड कर सकते हैं या उससे भागना भी इम्पॉसिबल है, पर रिलेटिविटी की रियलिटी में टाइम में जंप कर आगे जाना परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। अगर 2 ट्विंस हैं और उनमें से एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट के स्पीड के पास पहुंच जाता है और वापस धरती पे आ जाता है, तो वो धरती पे रहने वाले ट्विन से कम उम्र का होगा। इसे हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। फिलहाल स्पेसशिप में भले ही कुछ साल बीते हों, पर धरती पे शायद डेकेड्स या सेंचुरीज बीत चुके हों, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसशिप वो कितनी जल्दी अपने डिस्टेंस को पूरा किया होगा। पर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना अभी भी डिफिकल्ट है, पर इन सब में भी एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स उभर के आता है, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें अगर आप टाइम में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दो तो आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, और अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो आपके टाइम में पीछे जाने का कोई मतलब नहीं, और अगर आप टाइम में पीछे नहीं जाओगे तो आपके ग्रैंडफादर को मारेगा कौन? दूसरी चीज़, फिजिक्स में ऐसी कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जिससे हम टाइम में पीछे जा सके, पर कुछ टाइम ट्रैवलिंग सिचुएशंस जनरल रिलेटिविटी में कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, पर इन सिचुएशंस में नेगेटिव मास जैसे एंटिटीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब न्यूटन और आइंस्टाइन ने टाइम के बारे में कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज दिए हमें टाइम के बारे में समझाने के लिए, दोनों स्कॉलर्स ने एग्री किया कि टाइम हमेशा सीधा ही चलता रहता है। अभी तक हमें कोई एविडेंस तो नहीं मिला है कि यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ है जो टाइम को डॉज कर सके या टाइम में पीछे जा सके या टाइम में आगे जा सके। पर समय हमेशा आगे ही क्यों जाता है? इसे डिफेंड करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दी है। पहली थ्योरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर रिलाई करती है। इस लॉ का ये कहना है कि इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जाती है या यूनिफॉर्मिटी से डिसऑर्डर की तरफ। मतलब ये सब बिग बैंग से चालू होकर आज सबसे रैंडमली अरेंज्ड गैलेक्सीज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। हम इसे एरो ऑफ टाइम या टाइम एरो कहते हैं। अब और एक साइंटिस्ट ने यह सजेस्ट किया कि टाइम एक सिमेट्री है। अगर हम टाइम के एरो को फॉलो करें तो हमें और ज़्यादा रैंडम एलिमेंट्स मिलेंगे और ये एरो हमेशा फ्यूचर की तरफ ही पॉइंट करेगा। अगर ये रैंडम एलिमेंट्स कम हो जाए तब ये एरो पास्ट की तरफ मुड़ जाएगा। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पैसेज ऑफ टाइम हमारे यूनिवर्स के कंटिन्यूस एक्सपांड होने के वजह से है। जैसे हमारा ब्रह्मांड एक्सपांड हो जा रहा है वैसे ही वो अपने साथ टाइम को भी खींच रहा है, क्योंकि स्पेस और टाइम लिंक्ड हैं। पर अगर हमारा यूनिवर्स थियोरेटिकल लिमिट ऑफ एक्सपांशन तक पहुंच जाए और फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाए, यानी सिकुड़ना चालू हो जाए, तो फिर क्या टाइम रिवर्स हो जाएगा? क्या समय वाकई पीछे जाना चालू कर देगा, या सब कुछ वापस आ जाएगा और ख़त्म बिग क्रंच की वजह से होगा? ये संभव नहीं कि हम उस समय तक होंगे सच जानने के लिए, पर हम बस इमेजिन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के पास आज सारे क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं है, पर पिछले सेंचुरी में उन्होंने टाइम को समझने के लिए काफ़ी प्रोग्रेस किया है। एंशिएंट टाइम्स के सनडायल से लेकर आज के एटॉमिक क्लॉक्स, आज हम एक पासिंग सेकंड को और प्रिसाइजली ट्रैक कर सकते हैं। टाइम हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहा है, पर इन साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा थैंक यू, जिनके वजह से आज हम एक नॉट सो कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट के सीक्रेट्स जान सकते हैं।